स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के वीडियो अपलोड कर दिए अपने चैनल पे। आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन के यानी संबंध बोधक के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए, उसका पार्ट ऑफ स्पीच का एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां से आप एक सीरीज में नाउन से स्टार्ट करिए, उसके पश्चात नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव को पढ़ते हुए तब प्रीपोजिशन पर आइए। तो ये प्रीपोजिशन आपको ज्यादा आसान लगेगा, अन्यथा बेहद मुश्किल लगने वाला है। और दूसरी बातें मैं ये बता देना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन की इंपॉर्टेंसी सबसे अधिक है। अधिकतर बच्चे प्रीपोजिशन तो पहचान लेते हैं, लेकिन कहां पर कौन प्रीपोजिशन का यूज होगा ये नहीं पहचान पाते। जैसे प्रीपोजिशन इन भी होता है, प्रीपोजिशन आन होता है, प्रीपोजिशन एट भी होता है। आन मीन्स भी पर होता है, एट मीन्स भी हिंदी में पर होता है, लेकिन ये बच्चे नहीं जान पाते कि कहां मैं आन का यूज करूं, कहां पर एट का यूज करूं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के जवाब हमारे आज की इस क्लास में स्पेशली दिए जाएंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंसी को समझते हुए आप पूरी तन्मयता के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए थोड़े समय के लिए। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रीपोजिशन है ना बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। कॉम्पिटिशनल एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंसी सबसे अधिक होती है। ओके बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम पढ़ते हैं बेटा प्रीपोजिशन शब्द का मतलब क्या होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन बेटा, प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक प्री और दूसरा होता है पोजीशन। ठीक है, प्री का मतलब होता है बेटा पहले, जैसा कि आपने बहुत सारे प्री का यूज वाले शब्दों को सुना है, जैसे प्री एग्जाम, प्री बोर्ड। ठीक है, IIT में प्री एग्जाम हमने दिया है, या बहुत सारी चीजें। प्री का मतलब होता है बेटा पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थित। पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा? स्थित। स्थित भी कह सकते हैं या जगह कह सकते हैं। पोजीशन का मतलब जगह हो सकता है या स्थान हो सकता है। ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है पहले, जगह पर। यानी कि प्रीपोजिशन क्यों नाम पड़ा? इसलिए नाम पड़ा बेटा कि अक्सर यह नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन का संबंध पहले नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है। ठीक है ना, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ही इज इन ए कार। अब देखिए, ही इज इन ए कार, वह एक कार में है। अब देखिए यहां पर ये इन है, इन यहां पर प्रीपोजिशन है बेटा, और इन कहां यूज हो रहा है? इन कहां यूज हुआ है बेटा? कार के पहले। कार क्या है? नाउन है। नाउन के पहले किसका यूज हुआ है? प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीपोजिशन इसीलिए नाम पड़ा कि इसका यूज एक नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। याद रखिएगा, इसका यूज कहां होता है बेटा? एक नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। ऐसा नहीं कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज नहीं होता। देखिए ये भी तो प्रोनाउन है, इसके बाद में इसका यूज हुआ, लेकिन इस नाउन के पहले यूज हुआ है। तो एक नाउन के पहले यूज होगा या प्रोनाउन के, और एक नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज होगा, और इन दोनों के बीच में रिलेशन को जोड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रीपोजिशन शब्द का अर्थ। इस उदाहरण से आप समझ पाए होंगे कि इसका नाम प्रीपोजिशन क्यों पड़ा, क्योंकि अधिकतर एक नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा बेटा। बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस है जहां पर प्रीपोजिशन सबसे लास्ट में यूज होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो इसका अर्थ था उसको मैंने समझाया कि प्रीपोजिशन का अर्थ होता है प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब होता है जगह, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। अब आइए इसके डिफिनेशन पे चलते हैं, डिफिनेशन से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा प्रीपोजिशन का डिफिनेशन। पढ़ते हैं इसको। कहता है प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो एक नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, डिनोट्स द रिलेशन, और संबंध जोड़ देता है, द पर्सन आर थिंग रेफर्ड बाय इट, इसके बाद आने वाले व्यक्ति या वस्तु से। ठीक है ना, फिर से समझते हैं।
प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो एक संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, डिनोट्स द रिलेशन और संबंध बना देता है, द पर्सन और थिंग रेफर्ड बाय इट, उस व्यक्ति या वस्तु से जो इसके बाद आते हैं। ठीक है ना बेटा, तो प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन का मतलब आपने समझ ही लिया है। देखिए बेटा, प्रीपोजिशन होता क्या है, इसको एक आसान से अगर वाक्य में मैं समझाऊं तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है ना जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध, या जो कर्ता का संबंध, यूं कह दिया जाए, जो कर्ता का संबंध वाक्य के शेष हिस्से से जोड़ देता है, वाक्य के शेष पार्ट से जोड़ देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, सी लाइव्स इन चाइना, वह कहाँ रहती है, वो चीन में रहती है, तो सी का संबंध चाइना से, वाक्य का शेष हिस्सा क्या है, शेष पार्ट वाक्य का क्या है, चाइना है, तो सी का संबंध चाइना से कौन जोड़ रहा है बेटा, इन जोड़ रहा है, यही इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दूसरे वाले वाक्य में द लेटर इज अंडर योर ब्लैक बुक, अब लेटर का संबंध यहाँ पे ब्लैक बुक से कौन जोड़ रहा है, ये अंडर जोड़ रहा है। ठीक है ना, लेटर कहाँ है, लेटर तुम्हारे काली किताब के नीचे है। ठीक बेटा, तो प्रीपोजिशन हुए शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट यानी कर्ता का संबंध वाक्य के शेष पार्ट से, ये क्या है, वाक्य का शेष भाग, तो कर्ता का संबंध वाक्य के शेष भाग से कौन जोड़ता है, ये है प्रीपोजिशन, या इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं बेटा संबंध बोधक, यानी संबंध बनवाने वाला। ठीक है बेटा, कर्ता का जो सब्जेक्ट है ना किसी सेंटेंस का, उसका रिलेशन वाक्य के शेष हिस्से से जोड़ने वाले शब्द को हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन। इससे आसान वाक्य में मैं आपको परिभाषा नहीं दे पाऊंगा प्रीपोजिशन का। ठीक है बेटा, और प्रीपोजिशन का परिभाषा आपके सामने है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, डिनोट्स द रिलेशन द पर्सन और थिंग्स रेफर्ड बाय इट। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो एक संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है और उसका संबंध क्या करता है, उसको संबंध बनाता है द पर्सन और थिंग्स रेफर्ड बाय इट, इसके बाद आने वाले व्यक्ति या वस्तु से। ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए। और प्रीपोजिशन क्या होता है इसको भी समझ लिया। अब कुछ और बातें प्रीपोजिशन के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन मुख्य रूप से डायरेक्शन, टाइम और प्लेस के लिए यूज किया जाता है। मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा बेटा, वैसे नहीं कि सभी कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन मेनली मैं बता रहा हूं कि डायरेक्शन को शो करने के लिए, प्लेस को शो करने के लिए और टाइम को शो करने के लिए प्रीपोजिशन का मुख्य उपयोग यही तीन चीजों के लिए किया जाता है, एक डायरेक्शन, एक प्लेस और एक टाइम। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखना चाहेंगे, जैसे ही गोज टू स्कूल। अब यहां पे देखिए ही गोज टू स्कूल, यहां पे प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल की तरफ जाता है। एक कह सकते हैं कि बेटा डायरेक्शन को शो करने के लिए कि वह स्कूल की तरफ जाता है, स्कूल की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पे टू का यूज कर दिए। प्लेस को डिनोट करने के लिए भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे आई एम एट रेलवे स्टेशन। अब यहां पे देखिए आई एम एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। अब यहां पे देखिए एट का यूज किया गया, किसको डिनोट करने के लिए, प्लेस को डिनोट करने के लिए बेटा, प्लेस स्थान को डिनोट करने के लिए एट का यूज किया गया। और टाइम को डिनोट करने के लिए भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो कहने का तात्पर्य है प्रीपोजिशन मुख्य रूप से डायरेक्शन, प्लेस और टाइम को प्रदर्शित करने के लिए ही किया जाता है। वैसे इसके और यूजेस भी होते हैं। अब फटाफट चलते हैं, प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है इसको समझते हैं, यानी कि संबंध बोधक कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला संबंध बोधक में प्रकार आता है बेटा सिंपल प्रीपोजिशन। यहां पर केवल आप अभी सुनेंगे, जानेंगे कि सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। हम अभी जब काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हमारा खत्म होता है उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि इन सिंपल प्रीपोजिशन का या कंपाउंड प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो घबराइएगा मत, अभी केवल आप इतना जानिए कौन कौन से सिंपल प्रीपोजिशन है और कौन कौन से कंपाउंड प्रीपोजिशन है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं
कि ऐसे शब्दों को देखकर आप नहीं बता सकते कि यह प्रीपोजिशन है। ये कहीं कहीं के ऊपर प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, कहीं कहीं पे किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में भी यूज होता है। इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। ओके बेटा, फिलहाल समझते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि कौन कौन से जो एक शब्द होते हैं ना, जो किसी और से नहीं बने होते हैं, अपने स्वयं में प्रीपोजिशन होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ये किन्हीं और शब्दों से मिलकर नहीं बनते, याद रखिएगा। जैसे एट हो गया, ये सिंपल प्रीपोजिशन, ये किसी और से नहीं बना है। इन हो गया, ये किसी और से नहीं बना, ये अपने आप से बना, अपने आप में स्वयं है। इन हो गया, फार हो गया, फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ ओ डबल एफ ऑफ हो गया, ऑन हो गया, आउट हो गया, टिल हो गया, टू हो गया, अप हो गया, विद हो गया, थ्रो, डाउन, बाय, एक्सेट्रा। ये सब बेटा ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो किन्हीं और शब्दों से मिलकर नहीं बनते। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रीपोजिशन जो किन्हीं और शब्दों से मिलकर नहीं बनते या किन्हीं और प्रीपोजिशन से मिलकर नहीं बनते, उनको हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा। दूसरा आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, ये दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस सब में ए आता है बेटा। यहाँ पे देखिए अबाउट, इसमें ए लगा हुआ है, अबाउट, एलोंग ए लगा हुआ है, एमिड्स ये लगा हुआ है, एमंग ए लगा हुआ है, अलाउड ए लगा हुआ है। वैसे इसमें देखिए बी लगा हुआ है बेटा, बी साइड, बी लो, बी नीड, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बिटवीन, ये देखिए बी लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये तो सीधे दिखाई दे रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। ये इनसाइड है, आउटसाइड है, विद इन है, विद और इन से मिलकर बना हुआ है, विद और आउट से मिलकर बना हुआ है। ओके बेटा। तो ये सब ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे इन है, साइड है, आउट है, साइड है, विद है, इन है, विद है, आउट है। अक्सर ऐसा मैं नहीं कहता कि सभी कंपाउंड प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, लेकिन मोस्टली बने होते हैं। ठीक है बेटा। या कम से कम उसमें एक प्रीपोजिशन जरूर होता है। अगर दो प्रीपोजिशन से मिलकर नहीं बनते तो कम से कम एक प्रीपोजिशन उसमें जरूर रहता है। ओके बेटा। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन और ये हो गया हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होते हैं जो किन्हीं और शब्दों से मिलकर नहीं बनते, और जबकि कंपाउंड प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें कम से कम एक प्रीपोजिशन ऑलरेडी पहले से होता है। ठीक है बेटा। बस आपको यही जानना है कि कौन कौन से सिंपल प्रीपोजिशन है और कौन कौन से कंपाउंड प्रीपोजिशन है। और इसको तो आप मैं बताने समझने का या जानने का ट्रिक तो हमने बता दिया। जो अपने आप से ही बने हो, जिसमें और प्रीपोजिशन ना हो, वो सिंपल होगा, और जिसमें ऑलरेडी पहले से एक प्रीपोजिशन अवेलेबल हो, वह आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। हमारा प्रीपोजिशन का अगला प्रकार है फ्रेसल प्रीपोजिशन। ठीक है। ऐसा प्रीपोजिशन जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है, उसको हम फ्रेसल प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए बेटा, हमने पहले भी प्रीपोजिशन के बारे में आपको बता ही दिया है कि प्रीपोजिशन का काम बस इतना होता है ना बेटा कि संबंध को जोड़े। कर्ता का संबंध, जो वाक्य का शेष भाग है, उसको जोड़ने वाला शब्द ही प्रीपोजिशन होता है। कभी कभी आप वाक्य में देखते होंगे कि इस तरह का संबंध जोड़ने वाला शब्द का यूज होता है। जैसे इसमें ये आपको बड़ा प्यारा होगा, इंस्टेड ऑफ। जैसे ही ड्रिंक्स टी इंस्टेड ऑफ मिल्क, वह चाय के बजाय दूध पीती है। ही ड्रिंक्स मिल्क इंस्टेड ऑफ टी, वह चाय के बजाय दूध पीती है। तो अब देखिए, पीता है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ वाक्य का एक हिस्से का संबंध वाक्य के दूसरे हिस्से से जोड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसे प्रीपोजिशन का यूज भी सेंटेंस में आपको देखने को, अकॉर्डिंग टू का यूज अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। यानी कभी कभी ऐसे शब्दों का यूज भी सेंटेंस में दिख जाता है जो वाक्य के एक हिस्से का संबंध वाक्य के दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। वे सभी प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये फ्रेसल प्रीपोजिशन हो गया। अब देखिए बेटा, फ्रेसल प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होते हैं जो दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पे अलोंग विथ हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, बाय मीन्स ऑफ हो गया, इन केस ऑफ हो गया, इन कर्स ऑफ हो गया, इन रेस्पेक्ट टू हो गया, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, और भी है, एक्सेट्रा भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये और भी होते हैं, हमने थोड़ा सा ही लिखवाया है आपको। ओके बेटा। अब अगला हमारा आता है पार्टिसिपल
प्रीपोजिशन। आपने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ ही रखा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, क्रिया के रूपों के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम इसका वीडियो भी कुछ दिन में अवश्य बनाएंगे पार्टिसिपल का। फिलहाल बेटा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि हमारी कमिंग हो गया, गोइंग हो गया, क्रिया में आईएनजी जो जोड़ने पे प्राप्त होता है उस तरह के शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होते हैं ना जो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज बिना नाउन या प्रोनाउन के हो। याद रखिएगा, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आप समझते होंगे, पेंडिंग, रिकॉर्डिंग, कंसिडरिंग, कमिंग, गोइंग इत्यादि इत्यादि। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज बिना नाउन के हो ना तो वो प्रीपोजिशन की बात काम करने लगता है। याद रखिए, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज बिना नाउन के हो, बिना कर्ता के हो, बिना प्रोनाउन के हो तो वो प्रीपोजिशन की तरह कार्य करने लगता है। जैसे आज सेंटेंस हमने समझाने के लिए लिया है, पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर, एक मामले में इंक्वायरी पेंडिंग होने के कारण ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑफिस, उसको ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहाँ पे पेंडिंग का यूज हुआ है, कहां पे हुआ है? बिना नाउन के हुआ है। अब ही इज कमिंग, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन वहां पे नाउन के साथ कमिंग का यूज, ही के साथ, प्रोनाउन के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पर बिना नाउन या प्रोनाउन के ही पेंडिंग का प्रयोग हुआ है। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज बिना नाउन या प्रोनाउन के होता है तो वो प्रीपोजिशन की तरह काम करने लगता है। जैसे यहाँ पर पेंडिंग प्रीपोजिशन है। ओके बेटा, इसको कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। आप समझ गए होंगे क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनता है। तो ये रहा बेटा आपके प्रीपोजिशन के सारे प्रकार। हमने ये याद रखना है कि कौन सा हमारा सिंपल प्रीपोजिशन है, कौन सा कंपाउंड प्रीपोजिशन है, कौन सा फ्रेजल प्रीपोजिशन है और कौन सा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। यही प्रीपोजिशन के प्रकार हैं। अभी काम खत्म नहीं हो गया है, आप खुश मत होइए, अभी काम शुरू हुआ है, अभी आज का क्लास शुरू हुआ है। अब हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि इन प्रीपोजिशन का यूज हम कहां पर और किस जगह पर करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। अब सारे प्रीपोजिशन को तो इस वीडियो में कवर नहीं किया सकता, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके विषय में मैं ये बताने जा रहा हूं कि उनका यूज कब और कैसे होता है। ठीक है बेटा, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है एट, इन और ऑन। अक्सर सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे एट, इन और ऑन। तो एट, इन और ऑन का यूज बेटा टाइम के लिए भी किया जाता है और प्लेस के लिए भी किया जाता है। याद रखिएगा, एट, इन और ऑन का यूज टाइम के लिए यानी समय को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है, या समय से संबंध जोड़ने के लिए भी किया जाता है, और स्थान से संबंध जोड़ने के लिए भी किया जाता है। फिलहाल अभी हम समय से संबंध जोड़ने के लिए कहां पर एट लगाएंगे, कहां पर ऑन लगाएंगे और कहां पर इन लगाएंगे उसको समझते हैं। बहुत जगह आप ऐसे गलती करते हो, आपको पता नहीं होता कि कहां एट लगेगा, कहां ऑन लगेगा, कहां इन लगेगा। आज के इस वीडियो में ये प्रॉब्लम जो बहुत भारी समस्या आपकी थी वो सॉल्व होने जा रही है। जैसे देखिए बेटा, एट का यूज लिखा है प्रिसाइज टाइम। प्रिसाइज का मतलब होता है बेटा नियत। बहुत आप विज्ञान पढ़ते हो ना तो नियत अक्सर पढ़ते हो, जो निश्चित हो, जो नियत हो, ठीक है, जो स्थिर हो, उसको हम प्रिसाइज कहते हैं। प्रिसाइज टाइम के लिए एट का यूज किया जाता है, या यूं कहें कि वह समय जो घड़ी में बजता है उसके लिए। वॉच को याद रखिएगा, वॉच में बजने वाला यानी घड़ी में बजने वाले सारे समय के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए 3 o'clock, 3 बजे, तो 3 बजे घड़ी में ही बजता है ना 3, तो इसके लिए हम एट लगाएंगे। घड़ी का संबंध एट से होता है, घड़ी का संबंध एट से होता है, याद रखिएगा। जैसे 10:30 AM, 10:30 बज रहे हैं, तो उसके साथ एट लगेगा क्योंकि ये भी घड़ी में ही बजता है। दूसरी चीज लिखा एट नून, दोपहर। अब दोपहर एग्जैक्ट समय है, मतलब नियत है दोपहर। हम दोपहर की बात करें, मैं दोपहर में खाना खाता हूं, तो वहां इन नहीं लगेगा, इन नून, बात याद रखिएगा, एट नून लगेगा बेटा। मैं दोपहर में नाश्ता करता हूं, तो दोपहर के साथ हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इन माने, देखो हिंदी से इंग्लिश समझने की भूल मत करिएगा। आप कहीं याद कर लिए हो कि इन माने में होता है तो फटाक से इन लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश का अपना नजरिया होता है बेटा। हमने बताया ना कि जो नियत समय है, जैसे दोपहर नियत है, ठीक है, मॉर्निंग नियत है, जैसे सिंस और फार में आपने पढ़ा है। तो
तो जो नियत समय है, प्रिसाइज टाइम है, उसके लिए साथ हम एट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डिनर टाइम है, ये नियत समय होता है डिनर टाइम। डिनर टाइम के साथ हम एट का यूज करेंगे। सनराइज, सूर्योदय, ऐसा नहीं कि हरदम सूर्योदय बदलता रहता है, कभी दोपहर को हो जाता है, कभी 4 बजे, कभी 10 बजे रात को सूर्योदय होता है। सूर्योदय का बेटा एक अपना सुबह समय होता है, वो हमेशा अपने समय पर होता है और सुबह के टाइम में ही होता है। तो प्रिसाइज टाइम हुआ ना, प्रिसाइज टाइम का मतलब नियत हुआ, वो चेंज नहीं होना। डिनर टाइम, डिनर का एक टाइम होता है, हमेशा वो शाम के समय ही होता है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि जो भी समय फिक्स होते हैं कि इसी समय, जैसे दोपहर, अब ऐसा नहीं कि दोपहर शाम को भी हुआ करता है, कभी होता है क्या? दोपहर अपने मिड डे में होता है, दिन के मध्य में रोज होता है, तो वो नियत है। तो जो समय निश्चित होता है ना, उसके साथ हम एट का यूज करते हैं। उम्मीद है कि एट आज से आप गलती नहीं करोगे इन और एट में। ये वीडियो में बार बार कहता हूं, फिर एक बार कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन एट और ओवर और कह सकते हैं बिलो और अंडर, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब आज से गलती मत करिएगा। कहां एट लगाना है ये जान लीजिए कि एट का यूज, इन का यूज, आन का यूज टाइम के लिए भी होता है और प्लेस के लिए भी होता है, स्थान के लिए भी होता है। अभी हम टाइम के विषय में पढ़ रहे हैं, कुछ समय के पश्चात प्लेस के विषय में भी पढ़ेंगे और बहुत ही आनंद आएगा। मुझे तो आनंद ही आनंद आ रहा है बेटा। एट का यूज कहां किया जाएगा? प्रिसाइज टाइम के लिए और घड़ी में बजने वाले समय के लिए। घड़ी को याद रखिएगा, घड़ी के लिए एट का ही यूज होगा। दूसरा है आन का यूज। कैलेंडर में जो समय होता है ना बेटा, आन को कैलेंडर से याद करिएगा। कैलेंडर में जो भी तिथि, जो भी समय होता है, उसके लिए हम आन का यूज करेंगे। जैसे संडे, संडे घड़ी में नहीं होता है, वो कैलेंडर में होता है, तो वो उसके लिए साथ हम आन का यूज करेंगे। 6 मार्च, 6 मार्च कैलेंडर में ही शो होगा, उसके लिए हम आन का यूज करेंगे। क्रिसमस डे कैलेंडर में ही शो होगा, उसके लिए हम आन का यूज करेंगे। तो जो समय कैलेंडर में प्रदर्शित होता है ना, उसको हम आन से यूज, उसके लिए हम आन का, उसका संबंध जोड़ने के लिए आन का प्रयोग हम करते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा ये मेरा ट्रिक बहुत ही आपको प्यारा लगेगा। अगला है इन। इन का प्रयोग भी करा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, इन का प्रयोग मंथ के लिए किया जाता है, ईयर के लिए किया जाता है, सेंचुरी के लिए किया जाता है, या यूं कहें तो लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे मैं लिख दूं एक शब्द लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी कि जो समय लंबी अवधि की बात करी जाए। जैसे वह मई में अपनी शादी करेगा, तो यहाँ पे मई के साथ हम लगाएंगे इन। ठीक है बेटा, क्योंकि वो मंथ की बात हो रही है। तो मंथ की बात हो, ईयर की बात हो, सेंचुरी की बात हो या लॉन्ग पीरियड की बात हो, तो बेटा उसके साथ हम प्रयोग करेंगे इन का। जैसे इन में, इन 1990, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सेंचुरी की बात करी जा रही है, 1990 में। इन आइस एज, लॉन्ग पीरियड की बात, बर्फ युग की बात, मौर्यकालीन सभ्यता। तो लंबी लंबी जब एज की बात करी जाए, लॉन्ग पीरियड की बात करी जाएगी, तो उसके साथ बेटा इन का प्रयोग किया जाएगा। सेंस से समझने का प्रयास करिए, भाव से ही इंग्लिश को समझा जा सकता है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा एट, इन और आन का प्रयोग हम टाइम के लिए भी कर सकते हैं और प्लेस के साथ संबंध जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। टाइम के साथ अगर यूज करना है तो एट का यूज प्रिसाइज टाइम यानी नियत समय के लिए और घड़ी में बजने वाले समय के लिए होता है, जबकि आन का यूज कैलेंडर में जो समय शो होता है उसके लिए होता है, और जो इन का यूज मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरी के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए इन का यूज हम करते हैं। तो आज से ग्रामर में मिस्टेक कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, आप गलतियां नहीं करेंगे। इसको हमने बताया कि एट, इन और आन का यूज टाइम के लिए किया सकता। हमने बताया किस टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, और बताने जा रहे हैं आपको एट, इन और आन का यूज प्लेस के लिए, स्थान के साथ रिश्ता बनाने के लिए भी किया जाता है। अब जैसे देखिए, एट को तो नियत से याद रखिएगा, चाहे टाइम नियत हो चाहे स्थान नियत हो। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, नियत की बात अगर करी जाए उसके साथ एट का यूज किया जाएगा। इन का यूज लिखा इनक्लोज्ड स्पेस, किसी के अंदर प्रवेश करना, इनक्लोज होना ना कहीं पे, तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे। और आन का यूज सरफेस के, जैसे कि बेटा ये मेरा ग्लास है ना, और क्या बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रहा, ये देखिए ये बुक है और ये एक ग्लास है। यह ग्लास इस बुक के सरफेस पे है, सतह पर है।
तो इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। जब कोई भी वस्तु किसी और वस्तु के सतह पर हो ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेटा ऑन का। तो आइए हम इसको विस्तार से समझाते हैं। एट का यूज नियत स्थान के लिए किया जा रहा है। जैसे बेटा कि तुम एक स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, तुम कहां जा रहे हो, एक स्कूल में, ठीक है। अब स्कूल में जा रहे हो आप, कोई स्थान नियत नहीं है। हाँ, स्कूल में जाकर तुम एक कैंटीन में बैठ जा रहे हो, याद रखिएगा। तुम एक स्कूल में प्रवेश किए और वहां पर एक कैंटीन में गए, तो कैंटीन जो स्थान हुआ ना वो नियत हो गया, तुम एक पॉइंट हो गया। पॉइंट का मतलब एक निश्चित स्थान। तुम स्कूल में प्रवेश किए। अब स्कूल में तो बहुत सारा स्थान है। अगर मैं कहूं कि राम स्कूल में है, बात समझने का प्रयास करिए। मैं कह रहा हूं राम स्कूल में है, तो राम तो स्कूल में चला गया। अब स्कूल तो बहुत बड़ा है, पता नहीं राम किस पॉइंट पर है, कॉर्नर पर है कि कमरे में है कि कैंटीन में है कि कहां है, ये निश्चित नहीं है। तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे क्योंकि वो इनक्लोज है। इनक्लोज, राम स्कूल में चला गया है। अब स्कूल तो बड़ा है ना, तो वैसे ही मैं शहर में हूं। अब शहर में हूं यार, पता नहीं कहां हूं, और मैं कह दूं मैं शहर में फलाने काफी की दुकान पर हूं, तो वो एक पॉइंट हो गया, वहां पर नियत हो गया कि वो शहर में फलाने काफी की दुकान पर बैठा है, तो वो निश्चित हो गया। तो काफी की दुकान के साथ अगर हम प्रयोग करेंगे में के लिए, तो एट का यूज करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए वह शहर में है, तो लिखेंगे ही इज इन द सिटी, इन का प्रयोग करेंगे क्योंकि इनक्लोज मैटर है। और एट का यूज कहां करा जाएगा, जब एग्जैक्ट मालूम हो जाए कि वो यहीं पर स्थिर है, ठीक है ना बेटा। तो वैसे ही कह रहा है कि पॉइंट के लिए या नियत स्थान के लिए हम एट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं बागीचे में हूं। अब बागीचा तो बहुत बड़ा है यार, बागीचे में इनक्लोज हो गया, प्रवेश कर लिया बागीचे में। लेकिन मैं बागीचे में एक अमरूद के पेड़ के नीचे हूं, ठीक है ना बेटा। तो अमरूद के पेड़ के नीचे अगर वो बैठा हुआ है, तो वहां पे एट का यूज करेंगे क्योंकि वो पॉइंट हो गया एक। मैं एक बागीचे में गया, वहां पे मैं एक मंदिर पर बैठा हूं, तो वहां पे मंदिर के साथ एट का यूज करेंगे क्योंकि वह नियत हो गया, निश्चित हो गया। लेकिन बागीचे में जाना वो एक इनक्लोज मैटर है, वो उसमें बागीचे में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन स्थान निश्चित नहीं है कि वो कहां है, तो उसके साथ हम इन का यूज करेंगे। जैसे वह भारत में रहता है, मैं भारत में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्योंकि एक देश में इनक्लोज कर गया है। ओके बेटा, मैं भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित रिठुआपुर गांव में इतने नंबर मकान पे रहता हूं, तो वहां पर बेटा जब वो पॉइंट निश्चित हो जाएगा ना, वो जगह निश्चित कर दी जाएगी, तो उसके साथ एट का यूज हम करने लगेंगे। यानी कि जब स्थान नियत कर दिया जाएगा, तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। और जब किसी भी शहर में, किसी भी बागीचे में, किसी भी स्कूल में, या किसी भी इस तरह के वस्तुओं में या स्थान में अगर प्रवेश होने की बात होगी ना, प्रवेश करने की बात होगी, तो उसके साथ हम इन का यूज करेंगे। और जब कोई वस्तु किसी के सतह पर स्थित होगी ना, उस स्थान के लिए हम ऑन का यूज करेंगे, सतह पर अगर स्थित होगी। जैसे बेटा यहाँ पर लिखा एट ए कॉर्नर, एट द कॉर्नर। जैसे मैं सड़क के इस कोने पर हूं, तो कोना पॉइंट हो गया, निश्चित हो गया वो, तो वहां पे हम एट का यूज कर लेंगे। मैं गोरखपुर के बस स्टॉप पर हूं, मैं गोरखपुर में हूं और बस स्टॉप पर हूं, तो गोरखपुर में हूं, वहां इन लगेगा क्योंकि शहर तो बहुत बड़ा है, गोरखपुर में प्रवेश कर गया। लेकिन मैं गोरखपुर के बस स्टॉप पर हूं, अब बस स्टॉप तो निश्चित हो गया ना, तो वहां पे हम बेटा एट का यूज करेंगे। क्योंकि मैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे हूं। अब यहाँ पे देखिए, रेलवे स्टेशन पे बहुत लोग ऑन का यूज करते हैं। मैं मोस्टली बच्चों को देखता हूं कि ट्रांसलेशन बनाते समय वो तुरंत लिख देंगे ऑन द रेलवे स्टेशन। देखिए बेटा, ऑन द रेलवे स्टेशन 100% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑन का यूज यार सतह पर किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि रेलवे स्टेशन किसी सतह का नाम है क्या? रेलवे स्टेशन कोई सतह होती है, कोई फर्श है जिसके ऊपर तुम खड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टेबल पर हूं, ये मैं समझ में आता है कि टेबल की एक फर्श है और तुम उसके ऊपर खड़े हो। मैं ये गिलास इस बुक पर है, तो यहाँ पे ऑन लगेगा क्योंकि बुक की एक सतह है और एक ग्लास उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। लेकिन मैं रेलवे स्टेशन पे हूं, तो रेलवे स्टेशन कोई फर्श नहीं है जिस पर तुम हो। बात समझ, रेलवे स्टेशन एक स्टेशन का नाम है, एक जगह का नाम है, एक निश्चित जगह का नाम है, और निश्चित जगह के नाम के लिए हम एट का यूज करते हैं। एट द डोर, मैं दरवाजे पर हूं। देखो, मैं दरवाजे पर हूं। अब दरवाजे पर छिपकली है, इसके लिए ऑन का यूज किया जाएगा।
बात समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ऑन द डोर भी लिखा है और एट द डोर लिखा हो, अब समझने में नहीं आ रहा है सर जी कैसे डोर के साथ एट का भी यूज कर दिया, डोर के साथ ऑन का यूज किया। तो जैसे छिपकली है बेटा, छिपकली डोर पर है, दरवाजे पर है, तो भाई वो तो उसके दरवाजे के सतह पर है ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। लेकिन मैं दरवाजे पे हूं, मैं दरवाजे पे चढ़ के खड़ा थोड़ी हूं उसके सतह पर, मैं दरवाजे के पास खड़ा हूं, मतलब दरवाजा एक निश्चित स्थान है, वहीं पर मैं हूं, इसीलिए उसके साथ बेटा एट का यूज किया गया है। ठीक, और एट द एंट्रेंस, मैं प्रवेश द्वार पे खड़ा हूं, मैं एक सिटी मॉल के प्रवेश द्वार पे खड़ा हूं, तो वो एक निश्चित स्थान है। अगर किसी को फोन करके कहोगे ना कि हम फलाने जगह खड़ा हैं, तो तुरंत दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, बात समझो। अगर निश्चित समय निश्चित जगह बताओगे तब, तुम बता दो मैं गोरखपुर में हूं यार, मैं तुमसे पूछूं कि बेटा तुम कहाँ हो, तो बोल दो कि मैं गोरखपुर हूं, तो गोरखपुर में मैं कहाँ तुमको ढूंढूंगा। लेकिन तुम अगर बता दोगे ना कि मैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे हूं, तो मैं ढूंढ लूंगा, वहां पे ऐट का यूज किया जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो तो इस सेंस से समझने का प्रयास करो। ओके बेटा, जो स्थान निश्चित होता है उसके, अब तुम कह दोगे कि मैं घकसरा वाले मोड़ पर खड़ा हूं, यहाँ पे तीसरे वाले मोड़ पे, तो मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। तुम कहोगे कि मैं गोरखपुर के बस अड्डे पे खड़ा हूं, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। तुम कहोगे मैं अपने गांव के मंदिर पे खड़ा हूं, तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। तुम कहोगे मैं अपने बागीचे के अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। बात समझने का प्रयास करिए। तो जो जगह निश्चित है उसके लिए ऐट का यूज किया जाएगा। और जिसमें प्रवेश की बात करेगा, मैं बागीचे में हूं, बागीचे में प्रवेश होगा, मैं अंदर, तो बागीचे के अंदर, जहां अंदर की भावना आए वहां पे इन का यूज किया जाएगा। आई एम दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, मैं भारत में हूं, मैं एक बक्से में हूं। बस समझ में, जहां अंदर की बात आए वहां पे हम इन का यूज करेंगे। और आन का मतलब मैंने समझा दिया, सरफेस, जिस सतह पर जब कोई वस्तु स्थित रहेगी तो आन का यूज करेंगे। ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, मैं छत पर हूं। ऑन द डोर, मैं दरवाजे पर हूं, मैं नहीं हो सकता, मैं ऑन द डोर, मैं दरवाजे पर हूंगा तो ऐट लगेगा। छिपकली दरवाजे पर है, तो छिपकली चिपकी है दरवाजे की सतह पे, इसलिए ऑन लगा हुआ है। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, कोई फर्श पर खड़ा है तो वो सतह पर खड़ा है, इसलिए उसके साथ बेटा ऑन का यूज किया जाएगा। मस्त लग रहा है ना? तो अपने इस प्यारे से सर जी को एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है। और इनटू का प्रयोग कब और कैसे करेंगे? अभी हमने ऑन और इन का प्रयोग पढ़ा है। ऑन का प्रयोग सतह के लिए, सतह पर कोई वस्तु स्थित हो, और इन का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी स्थान के अंदर स्थित हो या किसी जगह के अंदर स्थित हो तो हम इन का प्रयोग करते हैं। अब ऑनटू का प्रयोग बेटा मुख्य रूप से मोशन के लिए किया जाता है। मोशन के लिए ऑनटू और इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सोहन jumped onto their roof. सोहन jumped onto their roof. सोहन अपने छत पर कूदता है। अब सोहन अपने छत पर कूदता है तो बेटा वहां पर के लिए ऑन का यूज नहीं करेंगे, ऑनटू का यूज करेंगे, क्योंकि मोहन इस समय किस में है? गति में है, मोशन में है, स्थित नहीं है। ये ग्लास इस पर उछलती है, अब यहाँ पे ऑनटू का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अब वो मोशन उसमें आ गया है, गति आ गया है। उसी तरीके से इनटू का यूज जब किसी भी जगह पर अंदर घुसते हुए आदमी गति में रहे या वो कोई वस्तु गति में रहे ना, तो उसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे सी jumped into river। अब यहां पे देखिए सी jumped into river, तो यहां वह नदी में कूदी, वह नदी में कूदी। अब नदी में जाना, इनका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कूदते समय वो गति में भी तो है, अभी तुरंत थोड़ी कूद गई, कूदते समय वो गति करते हुए गई, नदी में प्रवेश करी, गति करते हुए गई। तो सी जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदी। इसके लिए जब उस वस्तु में या व्यक्ति में गति हो उसके लिए बेटा हम इनटू या ऑनटू का प्रयोग करेंगे। जब कोई सतह पर गति हो तो हम ऑनटू का प्रयोग करेंगे, जब किसी के अंदर प्रवेश करते हुए गति हो तो बेटा हम वहां पे इनटू का यूज करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए बेटा, प्रीपोजिशन में अगला प्रीपोजिशन है टू और फ्रॉम। कभी कभी
टू का यूज डायरेक्शन के लिए किया जाता है और फ्रॉम का यूज ओरिजिन के लिए, ओरिजिन का मतलब स्रोत के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आइए ध्यान से हम इसका यूज देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय की ओर जाता है, वो विद्यालय जाता है यानी विद्यालय की ओर जाता है। हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि वो विद्यालय की ओर जाता है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही goes to their office, he goes to their office। अब यहां पे क्या देख रहे हो, he goes to their office, यहां भी ये संबंध ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने ऑफिस की तरफ जाता है, यानी कि टू का यूज किसी के साथ संबंध जोड़ने के लिए या किसी की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जब कोई वस्तु किसी की ओर जा रही हो ना, जैसे कि यह देखिए ये मार्कर मेरी तरफ आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है, तो टू का मतलब बेटा होता है की ओर, याद रखिएगा की ओर। जब कोई भी वस्तु किसी की तरफ जाए तो उसके लिए हम टू का यूज करेंगे। जैसे ये तीर मेरी ओर आ रहा है, तीर मेरी ओर आ रहा है, एक कलम मेरी ओर आ रहा है, कुत्ता घर जा रहा है, बिल्ली बागीचे में जा रही है, या सुंदर वन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जब किसी की ओर जाएगी ना, किसी की तरफ जाएगी ना, उसके लिए हम टू का यूज करेंगे। तो एक प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहा होगा अगर आप इंग्लिश के सच्चे स्टूडेंट हैं कि सर जी टुवार्ड्स माने भी तो होता है, टुवार्ड, टुवार्ड का मतलब भी तो होता है बेटा की ओर, टुवार्ड्स का यूज भी करते हैं की ओर के लिए। तो बेटा टू और टुवार्ड में क्या अंतर है? जैसे तीर मेरी ओर आ रही है तो वहां पे कभी कभी टुवार्ड का भी यूज किया जाता है, टू का नहीं टुवार्ड का भी यूज किया जाता है। तो मैं आपको इसमें अंतर बताता हूं। जब टुवार्ड का यूज करोगे ना तो फिक्स नहीं है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा। जैसे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, जब की तरफ कहोगे ना तो मतलब जा तो रहा हूं स्कूल की तरफ, लेकिन स्कूल चला जाऊंगा ये निश्चित नहीं है। मैं स्कूल की तरफ, आप कहते समय ही आपके अंदर भावना आ रही होगी, कहो एक बार मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, तो तरफ न जा रहे हो यार, स्कूल नहीं जा रहे हो ना। और जब तुम कहते हो मैं स्कूल जा रहा हूं, फिक्स हो गया, अब तुम स्कूल जाओगे ही जाओगे। लेकिन अगर कहोगे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं तो आप उसकी ओर जा रहे हो, लेकिन अगल बगल हो सकते हो रास्ते में, गारंटी नहीं है कि पहुंच ही जाओगे। तो अगर टुवार्ड का यूज करोगे ना तो पॉसिबिलिटी को शो करेगा कि मैं उधर जा रहा हूं, मैं पाकिस्तान की ओर जा रहा हूं, मतलब मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा हूं। अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो कंफर्म रहेगा तो टू का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं भारत की ओर जा रहा हूं, मतलब मेरा लक्ष्य भारत है नहीं लेकिन उधर जा रहा हूं मैं, और जब हम टू का यूज कर देते हैं तो फिक्स हो जाता है कि मैं भारत ही जा रहा हूं। अंतर आप समझ पाए होंगे, टू और टुवार्ड का अंतर था। दूसरी बात आती है बेटा फ्रॉम का। फ्रॉम का यूज कहां किया जाता है? तो फ्रॉम का यूज बेटा स्रोत के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्रोत के लिए। कोई वस्तु कहां से आ रही है, जैसे गंगा हिमालय से निकलकर, अब देखो गंगा का स्रोत क्या हुआ? हिमालय। तो गंगा हिमालय से निकलकर सागर की तरफ जाती है, तो क्या आप कहोगे? गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। सो वह मुंबई से दिल्ली आता है, तो क्या लिखोगे? ही कम्स, ऐसे लिखोगे ना, ही कम्स फ्रॉम। देखो फ्रॉम लगा है, क्यों? कहां से निकल रहा है? मुंबई से। स्रोत क्या है निकलने का? मुंबई। तो ही कम्स फ्रॉम मुंबई। ठीक है, ही कम्स फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आता है, ही कम्स फ्रॉम मुंबई। चलिए ठीक है, इतना ही छोड़ते हैं। यानी कि फ्रॉम क्या शो करता है बेटा? स्रोत। कोई वस्तु कहां से आ रही है, स्रोत को प्रदर्शित करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे यह ग्लास किचन से आ रहा है, यह ग्लास किचन से आ रहा है, यह ग्लास किचन से और बैठक में जा रहा है। बैठक यानी कि जो हमारा हाल होते हैं, घर के बैठके होते हैं, वहां जा रहा है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। और जिधर जा रहा है उसके लिए टू का यूज करेंगे। और अगर उसमें संदेह है कि वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा तो उसके लिए हम टुवार्ड्स का यूज करेंगे। ओके बेटा, आप समझ पाएंगे कि टू का यूज कहां करना? जब कोई वस्तु फिक्स हो कि इधर जा रही है, की ओर जा रही है, और जब वस्तु के फिक्स नहीं है
उधर जा रही है, मुड़ सकती है इधर उधर, तो टुवार्ड की यूज करनी है। और जहां स्रोत को प्रदर्शित करना है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है या नदियां पहाड़ से निकलती हैं, तो से के अर्थ के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आपको इस चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजा आएगा। ओवर का प्रयोग कहां किया जाता है, एबव का प्रयोग कहां किया जाता है? तो ओवर का प्रयोग किया जाता है बेटा जब किसी वस्तु को ढकने के लिए, जब आपको कोई वस्तु पूरी तरीके से कवर कर ले, पूरी तरीके से ढक ले, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे वो एग्जांपल देखिए, आई पुट ए क्लॉथ ओवर हर, यहां पे देखिए, जैसे आई पुट ए क्लॉथ ओवर हर, मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया। तो कपड़े ने क्या किया, उसको पूरी तरीके से ढक लिया। तो मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया, मैंने उसके ऊपर, ऊपर एबव मीन्स भी होता है, ओवर मीन्स भी होता है, लेकिन कहां ओवर का यूज करना है, कहां एबव का यूज करना है, ये हमको देखना है। मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया, तो क्या कपड़ा ने उसके शरीर को पूरा ढक लिया? उत्तर है हाँ, तो इसलिए वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, यहां पर रेलवे लाइन के ऊपर एक ब्रिज है, तो रेलवे लाइन के ऊपर क्या ब्रिज ने उसको कवर कर लिया, रेलवे लाइन को ढक लिया? जी हाँ। तो जब पूरी तरीके से कवर हो जाए तो उसके लिए हम ओवर का यूज करेंगे। ही पुट ए ब्लैंकेट ओवर हर डेड बॉडी, वह उसके मृत शरीर के ऊपर एक कंबल डाल दिया। तो क्या कंबल ने उसके मृत बॉडी को यानी कि डेड बॉडी को ढक लिया? उसका उत्तर है हाँ। तो बेटा जब कोई भी वस्तु किसी को पूरी तरीके से ढक ले, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। हालांकि एबव मीन्स भी ऊपर होता है। तो आइए पढ़ते हैं एबव का यूज फिर कहां करेंगे। देखिए, एबव का यूज कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक उदाहरण है, ही लाइव्स एबव द सी लेवल, यहाँ पे लेवल है बेटा, ही लाइव्स एबव द सी लेवल, वह समुद्र तल से ऊपर रहता है। ही लाइव्स एबव द सी लेवल, वह समुद्र तल से ऊपर रहता है, मतलब समुद्र तल ऑलरेडी ऊंचा था, उसके भी ऊपर रहता है। कंपैरिजन हो रहा है, समुद्र तल की कंपैरिजन उसके रहने वाले स्थान से हो रहा है। तो जब दो स्थानों के ऊंचाई का कंपैरिजन होना, तो उसके लिए हम एबव का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, हिज हाउस सिचुएटेड एबव द हिमालय, उसका घर हिमालय से भी ऊपर स्थित है। तो हिमालय ऑलरेडी ऊपर था और उसका घर उसके भी ऊपर है। यहाँ पे ढकने की बात नहीं करी जा रही है, दो ऊंचाई वाले वस्तुओं में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब दो ऊंचाई वाले वस्तुओं में कंपैरिजन हो बेटा, तो उसके लिए हम अब यहाँ पे ओवर का यूज नहीं करेंगे, एबव का यूज करेंगे। ओवर का यूज तो वहां किया जाता है जब कोई वस्तु किसी को ढकती है। ओके बेटा, तो उम्मीद है इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एबव का यूज वहां करना है जब जहां दो वस्तुओं की ऊंचाई में कंपैरिजन हो, और ओवर का यूज वहां करना है जहां पर आप इतने इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को सुने हैं, समझे हैं, जाने हैं, पहचाने हैं। बगल में थोड़ा सा धार्मिक अनुष्ठान की वजह से शोरगुल हो रहा है, जिसकी वजह से हम कुछ और प्रीपोजिशन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको आपको देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी तक जो मैंने प्रीपोजिशन आपको बताए हैं उसका यूज आप कई बार रिवाइज करके समझ लीजिएगा और खुद प्रयोग करके भी समझ लीजिएगा। थोड़ा शोरगुल के कारण बेटा मैं आज का क्लास जल्दी समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा बेटा। और हमारा अगर ये वीडियो और हमारी पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा बेटा, और अपने मित्रों में इसको शेयर भी करिएगा। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे। आपका दिन शुभ हो।